आज हम करेंगे यूनिट 4 के टॉपिक। यूनिट 4 इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? ओशन करंट्स और उनका क्या इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड इकोनॉमी। दूसरा है ओशन एज अ सोर्स ऑफ फूड, रिसोर्स, मिनरल्स, सी लेवल चेंज, एविडेंस मैकेनिज्म, ये मैरीटाइम लॉस। इनमें से करेंगे एक वाला टॉपिक, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसमें ब्रॉडली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या क्या पता होना चाहिए कि ओशन करंट्स हर ओशन की नहीं, क्योंकि वो यूनिट 3 में कवर हो चुका है। हम सिर्फ करेंगे ब्रॉड जनरलाइजेशन की जनरल सर्कुलेशन क्या होती है, जनरली क्या होता है, हर ओशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रही है सर्कुलेशन। तो हो जाएगा ओशन करंट्स। और फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कि इसका क्या इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, और थर्ड पार्ट इसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी का, ठीक है। इसके बाद है ये जनरल सर्कुलेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए कि जनरली हर सर्कुलेशन में यही होगा, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम से समझेंगे इसको पहले, ठीक है। ये हमारा है इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर लाइन है। उसके बाद ये जो है ये हमारे हाइपोथेटिकल लैंड मास है, ये जो है सेकंड, ठीक है। ये जो है ये हाइपोथेटिकल लैंड मास है, मतलब मान लो कि ये कोई 2 ज़मीन है, ठीक है। और ये ओशन कुछ भी हो सकता है, हम तो जनरली ले रहे हैं, बट ये ओशन स्पेसिफिक पैसिफिक ओशन हो सकता है, अटलांटिक ओशन हो सकता है, इंडियन ओशन हो सकता है। बट हम क्योंकि जनरल एनालिसिस करें कि हर ओशन में कैसे करंट्स चलते हैं, बेसिक रूल सबका सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले करंट स्टार्ट कैसे होते हैं? अच्छा, करंट्स जो होते हैं ना, ओशन करंट्स जो होती हैं वो किस किस रीज़न से चलते हैं? डेंसिटी डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, टेम्परेचर, और ठीक है, इन सब डिफरेंस की वजह से चलती है। बट जो इमीडिएट कॉज होता है वो क्या होता है? विंड मूव कराती है, ठीक है। अब विंड का इसमें पता होना चाहिए, विंड सिस्टम पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री पता ही होगा ये, वैसे 0 डिग्री है इधर, 30 डिग्री है इधर, 30 डिग्री ये नॉर्थ साउथ है। इधर हाई प्रेशर बेल्ट होती है, इधर लो प्रेशर बेल्ट होती है, इधर हाई प्रेशर बेल्ट होती है। और विंड कैसे चलती है? हाई टू लो। जाना तो इसको हाई टू लो सीधा था, बट पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से, क्या होता है, मतलब वो आना चाहती थी बट इतने में अर्थ घूम गई, तो जो आना चाहती थी उससे वो पीछे लैंड हुई है, ठीक है। तो एक तरीके से यही होते हैं कोरियोलिस फोर्स, क्या होते हैं, अर्थ की डिफ्लेक्शन की वजह से जो डायरेक्शन होती है विंड की वो स्ट्रेट आने की बजाय जो फ्लूइड होता है, वाटर या फिर फ्लूइड में क्या होता है हमारी, वाटर या फिर एयर, विंड, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अपनी डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर में ये अपनी राइट साइड मुड़ जाएगी कोई चीज़, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये हमेशा लेफ़्ट साइड होती है। तो जो विंड थी वो हाई टू लो आना चाहती थी, ठीक है, हाई टू लो ऐसे आना चाहती थी, बट क्योंकि कोरियोलिस फोर्स लगेगा, मतलब क्या होगा, अर्थ आगे घूम जाएगी। ये जब यहाँ से चलना शुरू करा, इतने में अर्थ आगे घूम गई, तो ये अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगी क्योंकि अर्थ घूम चुकी है, ठीक है। तो इसको आना था तो स्ट्रेट, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस ये हमेशा कैसे चलती हैं, ऐसे टेढ़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये अपने राइट में घूमेंगी। इसका राइट क्या है, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है इस हिसाब से देखें तो इसका राइट ये है, तो ये अपने राइट में मूव कर जाएगी। और अगर यहाँ से मैं हाई टू लो जा रही हूँ तो हाई टू लो सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ़्ट में मुड़ जाती है, ठीक है। वही है, इनको जाना तो सीधा था, लैंड यहाँ करना था, बट इतने में अर्थ घूम गई और ये इधर लैंड हुई। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये ऐसे दिखती है कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से हाई प्रेशर इधर है, फिर ऊपर वाली जो बेल्ट होगी उसमें लो प्रेशर होगा, तो यहाँ से यहाँ जाएंगी, बट अपने में राइट साइड। तो अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट साइड क्या है, ये, तो यहाँ पे विंड ऐसे चलती है, ठीक है। ये आइडिया पता होगा तुम्हें क्या होता है, ठीक है। मतलब ब्रॉडली तुम्हें पता होना चाहिए कि जो 30 से 30 है उधर ट्रेड विंड्स चलती हैं। अच्छा, जो ये 30 से 30 के बीच में थी ना, 30 0 30, तो यहाँ पे क्या चलती हैं, ट्रेड विंड्स चलती हैं। ये जो 30 से 30 के बीच में ना, इनको ट्रेड विंड्स बोलते हैं। और क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं इसलिए इनको ईस्टर्लीज बोला जाता है। और इसके ऊपर विंड्स ऐसे चलती हैं, और क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है इसलिए इनको वेस्टर्लीज बोला जाता है, ठीक है, वेस्टर्लीज। और ऐसे ही यहाँ लो प्रेशर था, इधर हाई प्रेशर, तो हाई टू लो जाएंगे, लेकिन आने था सीधा, लेकिन कोरियोलिस की वजह से राइट में, तो विंड ऐसे चलते हैं, इनको पोलर विंड्स बोलते हैं। और ये भी ईस्ट डायरेक्शन से आती है इसलिए इनको भी ईस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक
कंसेप्ट पता है, मतलब इसमें पता होना चाहिए ट्रेड विंड्स कहाँ से कहाँ चलती हैं, किस डायरेक्शन में चलती हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे आ रही है, सदर्न से ऐसे आ रही है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ट्रेड विंड्स पता चल गया और कॉरियोलिस फोर्स पता चल गया। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, बस अर्थ जो रोटेट कर रही है, घूम जाती है, उसकी वजह से जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में हमारा वाटर और एयर, ठीक है, वो जहाँ जाना होता है उससे डिफ्लेक्ट हो जाता है। नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट साइड मुड़ जाएंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। बस ये चीज़ याद होनी चाहिए। कोई भी विंड और या वाटर जाएगा वो नदर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट घूमेगा, राइट साइड पे जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। ये होना चाहिए, ये कॉरियोलिस फोर्स है। अब आते हैं कंसेप्ट पे। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारा लो लैटिट्यूड है, ठीक है, फिर उसके बाद मिड लैटिट्यूड, फिर उसके बाद हाई लैटिट्यूड्स, मतलब ये 30 से 60, 62, 90 ऐसे, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद ये हमारे हाइपोथेटिकल लैंड मास है, ठीक है। अब किसकी वजह से चल रही, इमीडिएट कॉज क्या है, ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेड विंड्स, और वो किस डायरेक्शन में, ऐसे वाली डायरेक्शन में, ठीक है। और जब विंड इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली वो अपने नीचे के पानी को क्या कहेंगे, धक्का मार के वो ऐसे चलाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, विंड्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, पानी को अपने साथ इस डायरेक्शन में बहा ले गए। और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे आ रही है विंड्स, ऐसे, तो पानी को क्या किया उन्होंने, अपने इस तरीके से बहा ले गए, चल गई, करंट शुरू हो गई, ठीक है, करंट शुरू हो गई। उसके बाद क्या होगा, अब ये सारी करंट्स यहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाके जब इकट्ठी होएंगी तो कितना हो सकता है, कितना स्पेस है बेचारे के पास, तो इधर लैंड भी है, तो ये आधी ऊपर चली जाएगी, आधी नीचे चली जाएगी, और यहाँ इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया, वो धीरे धीरे वापस भी आना शुरू करेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे सोचो, ये था, ये कोई बकेट है, ठीक है, पानी पहले ऐसे था, बट अब पानी चल के ऐसे हो गया, क्योंकि यहाँ का पानी इधर जा रहा है, तो इधर पूरा पहाड़ बन गया, तो आधा पानी इधर आ गया, आधा पानी नॉर्थ चला गया। अब ये जो पहाड़ बना है, ये जो स्लोप क्रिएट हुआ है, इस ग्रेडियंट की वजह से कुछ जो पानी है वो बैक फ्लो भी होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलते हैं। काउंटर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। इक्वेटर पे देखा हमने, ऐसे चल रही है, बट इसके बीच में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। उसका रीज़न क्या है, मैंने यहाँ लिखा है कि जो काउंटर इक्वेटोरियल चल रही है, इसका क्या रीज़न है। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो चल रही है वो सिर्फ ग्रेडियंट फ्लो की वजह से चल रही है, जो स्लोप ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है। क्यों, क्योंकि पानी एक जगह जाके पाइल अप हो गया, और जो उसका सेम लेवल था वो पहले ऐसे थी, पानी ऐसे जाके यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके आना शुरू होता है। तो ये बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, समझ आ गया। ट्रेड विंड्स चल रही थी ईस्टर्लीज, उन्होंने धक्का दिया पानी को, इधर आ गई, इधर चलने लगी, चलते यहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा कर दिया। अब एक स्लोप क्रिएट होगा कि यहाँ ऊंचा पहाड़ बन गया पानी का, और इधर कम है, मतलब कंपेरेटिवली। फिर यहाँ से पानी कुछ तो जाएगा इधर, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ जाएगा नॉर्थ और कुछ जाएगा अपने साउथ, ठीक है। एक और रीज़न है इसका नॉर्थ साउथ जाने का, एक तो है पाइल अप हो गया वाटर, फिर ये इधर ही क्यों गया, तो दो रीज़न है इसके, ये टर्न करने की। यहाँ से जब पानी टर्न कर रहा है ना, तो इसके दो रीजंस हैं। एक तो कॉरियोलिस फोर्स है, कॉरियोलिस फोर्स क्या करता है, जाना था सीधा बट अपने राइट में चला गया, ठीक है, जाना था सीधा लेफ्ट सदर्न हेमिस्फीयर में बट अपने लेफ्ट में चला गया। तो एक रीज़न है कॉरियोलिस फोर्स, और दूसरा है लैंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, कि लैंड ने इसको रोक दिया, अदरवाइज कुछ ही जा पाता, सारा नहीं जाता, बट ये सारा चला गया क्योंकि लैंड ने रोक दिया, ठीक है। दोबारा ट्रेड विंड्स की वजह से चलनी शुरू हुई, गई, पाइल अप हुआ, कॉरियोलिस फोर्स और लैंड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नॉर्थ गई, साउथ गई, और यहाँ पे पूरा जो स्लो ग्रेडियंट क्रिएट हुआ उसकी वजह से कुछ पानी पीछे आना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको विंड तो होती नहीं, क्योंकि ये क्या है, डोल्ड्रम वाला एरिया होता है ना, 5 तक, तो 5 डिग्री विंड भी नहीं है जो उसको धक्का मार के वापस भेज दे, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो 5 से 5 डिग्री तक का एरिया होता है, 5 या कई बुक में 7 डिग्री लिखा होता है, ठीक है, 7 डिग्री लिखा होता है कई बुक्स में। तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ विंड्स नहीं चलती, बहुत शांत रहता है ये एरिया, तो इसीलिए तो यहाँ पे विंड्स नहीं है, तो ये आराम से आ सकता है धीरे धीरे,
ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये रेड कलर है, रेड का मतलब है वॉम वाटर, और ये वॉम करंट है। फिर उसके बाद ये चली, अब ये देखो ये लो लैटिट्यूड में थी, यहाँ पे ईस्टर्लीज चल रहे हैं, बट जब ये इधर आएगी तो इधर कौन है, वेस्टर्लीज, तो पानी जाना था तो ऐसे, बट अब क्या है, अब ये वेस्टर्लीज विंड से इसको धक्का मारेगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे ऐसे होगी। सिर्फ वेस्टर्लीज ही नहीं बल्कि यहाँ पे 2 रीजंस है, तो ये जो टर्न इन्होंने लिया है यहाँ पे आके, वो टर्न किस किस की वजह से लेते हैं, विंड की वजह से, वेस्टर्लीज चल रही है, यहाँ पे ईस्टर्लीज ने धक्का मारा तो ऐसे चली, वेस्टर्लीज ने मारा तो ऐसे चली, और ऊपर से कोरियोलिस फोर्स, क्या कोरियोलिस फोर्स की जाना था सीधा बट अपने राइट में मुड़ गई, 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 ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ से ये इधर टर्न ले, इसने क्यों टर्न लिया, क्योंकि यहाँ पे लैंड थी तो ये नीचे नहीं जा सकती थी, ये ऊपर आ गई, तो लैंड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और ये कुछ पानी इधर आ गया, कुछ पानी तो ऊपर चला गया, कुछ पानी नीचे आ गया, नीचे क्यों है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, अपने राइट साइड मुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होगी कि ये ग्रीन कलर क्या है, ये ग्रीन कलर सिंपली क्या शो कर रहा है, अब विंड्स ने चला दी, करंट्स चला दी कि ठीक है करंट्स जा रही हैं, अब ये वेट थोड़ी करेंगे कि मैं यहाँ जाके कोरियोलिस फोर्स मुझ पे लगेगा, कोरियोलिस फोर्स तो हर बार लग रहा है, तो जब ये इधर से जा रही थी तो इसका कुछ पानी निकल के राइट साइड चला गया, इसका कुछ पानी 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 अपनी राइट साइड कैसे दिखनी, जिस डायरेक्शन में मूव करें ना उसका राइट साइड दिखनी है, ठीक है। अब जो करंट थी वो ऐसे जा रही थी तो इसका राइट क्या है, ये वाला, तो कुछ पानी इसके राइट में चला गया, कुछ पानी इसके राइट में चला गया, कुछ पानी इसके राइट में, कुछ पानी ऐसे, तो ये है, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद क्या है, अब अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या है कि लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड तक मुझे जो ये लैंड है, लैंड के ईस्ट वाली साइड पे गर्म पानी मिल रहा है, लेकिन हाई लैटिट्यूड में ऊपर से ठंडी करंट आ रही है, तो मुझे हाई लैटिट्यूड में इस लैंड के ईस्टर्न साइड पे कोल्ड वाटर मिल रहा है, जबकि जब मैं दूसरे वाले साइड को देख रही हूँ तो ये जो लैंड है इसके वेस्ट साइड पे, लो लैटिट्यूड और मिड लैटिट्यूड में वेस्ट साइड पे मुझे कोल्ड मिल रहा है, लेकिन जो इसकी हाई लैटिट्यूड्स है वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, वार्म वाटर, ठीक है। ये जनरलाइजेशन होती है कि जनरली ये हर उसमें मिलेगा, चाहे पैसिफिक ओशन हो, चाहे अटलांटिक ओशन हो, चाहे इंडियन ओशन हो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये कोल्ड क्यों होती है, तो इसके 2 रीजंस हैं, एक तो है ये ऊपर हाई लैटिट्यूड से आ रही है तो कंपैरेटिवली कोल्ड तो होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है, अब तुम कहोगे अपवेलिंग क्यों, अपवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग कुछ नहीं होता, सपोज़ ये है, चाय का कप है, ठीक है, तुमने क्या होता है कि इंसान अब इसको ठंडी करनी है तो इंसान क्या करता है, फूंक मारते हैं, तो फूंक से क्या होता है, जो गर्म लेयर होती है चाय की वो ऊपर इधर आ जाती है, ठीक है, और ठंडी चीज़ें कहाँ होती है, हमेशा नीचे होती हैं, तो यहाँ अगर सारा इधर इकट्ठा हो जाएगा गर्म, तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर इकट्ठा हो गया, तो ये इसको प्रेशर लगाएगा और चीज़ें यहाँ की जो है ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है, यानी यहाँ की जो ठंडी चाय थी वो ऊपर आ जाएगी, और जब तुमने फूंक मारी तो उसकी वजह से जो गर्म चाय थी वो यहाँ चली गई, यहाँ पाइलअप होगी, इसकी वजह से वेट हुआ तो यहाँ प्रेशर पड़ा और इधर ये आ गई, समझ आया वो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, सपोज ऐसे देख लें अगर हम, तो पानी ऐसे था, विंड्स इस पानी को ले गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे पानी पाइलअप हो गया, इधर बाहर हो गया, ये पानी नीचे धंसेगा क्योंकि भारी हो गया, इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया, अब ये पानी इसको प्रेशर लगाएगा और ये यहाँ से उठ जाएगा, और नीचे से हमेशा कौन सा वाटर आएगा, कोल्ड। ऐसे हम चाय के साथ करते हैं, फूंक क्यों मारते हैं, ताकि नीचे की जो ठंडी चाय है वो ऊपर आ जाए और ठंडी सिप ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इधर वार्म इकट्ठा हो गया, इधर कोल्ड, जो नीचे गया ना पानी, नीचे जाना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउन वेलिंग, ये इकट्ठा है शब्द डाउन वेलिंग, और जहाँ से पानी ऐसे उठ रहा है ना, नीचे से जो ठंडा पानी उठ रहा है, ये क्या है, अपर वेलिंग, ठीक है।
और अपवेलिंग होएगी जिस किनारे पे, वहाँ पे तो ठंडा पानी होगा। तो जो ये हमें लो लैटीट्यूड और मिड लैटीट्यूड में जो ठंडी करंट्स दिख रही हैं वो किस किस वजह से है। एक तो यहाँ पे हाई लैटीट्यूड से पानी आ रहा है, ऊपर से यहाँ पे अपवेलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सारा पानी इधर गया। तो ऑब्वियसली ऐसे कभी देखा है किसी गिलास में पानी ऐसे खड़ा हो? ऐसे तो होगा नहीं, वो बैलेंस तो बनाएगा ना। अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो थोड़ा वापस भी आएगा, थोड़ा नीचे से निकलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो अपवेलिंग होगी, और अपवेलिंग में हमेशा ठंडा पानी आता है, तो यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी होता है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। तो ये जनरलाइजेशन होती है, किसी भी ओशन की होगी। ठीक है, ऐसे ही साउथ में। ठीक है, उसके बाद इसमें वही जनरलाइजेशन के पॉइंट्स अगर हम देखें, हाँ, और ऊपर से अगर हम देखें तो ये जो सर्कुलेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो सर्कुलेशन होता है इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? गायरे। पूरा जो सर्कल बना है गायरे, और ये क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज गायरे। और ऐसे ही साउथ में क्या होता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, तो एंटी क्लॉकवाइज गायरे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाँ, इसकी मेजर सर्कुलेशन अगर हम करें तो वही है, नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज गायरे बनेगा। क्लॉकवाइज फ्लो होता है, करंट्स ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, तो एक क्लॉकवाइज सर्कल बना। और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है करंट, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। इसमें वाटर की लेवल का डिफरेंस होता है कि कितना वाटर वो कैरी कर रही है। जैसे करंट्स में कम करती है। ठीक है, सपोज इससे जा रही है, ये है करंट्स। ठीक है, कम पानी और कम गहरा, फिर उसके बाद ये ज़्यादा गहरा, फिर उसके बाद जैसे स्ट्रीम है और फिर ड्रिफ्ट है और ज़्यादा पानी। ठीक है, तो इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता। ये कम पानी कैरी करते हैं ज़्यादा, ये और ज़्यादा, और ये फिर गहरी ज़्यादा होती है, ये कम गहरी, ये कम गहरी, यानी फैल के पानी को ऐसे लेके जाते हैं। मतलब अगर ये ओशन है तो इतने पानी को लेके जाएगी करंट। ठीक है, अगर ये ड्रिफ्ट है, ये इतने पानी को लेके जाएगी पर कम गहरा, और ये ये स्ट्रीम है, ये ड्रिफ्ट है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं है, टर्म्स का खेल है। वाटर कितना कैरी कर रही है उस हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये काउंटर करंट्स जो देखने को मिली है, क्यों चली? यहाँ पे विंड्स तो है नहीं क्योंकि, तो क्यों चली? सिंपली जो पानी इधर पाइल अप हुआ है तो एक स्लोप क्रिएट हो गया, उस स्लोप के अलोंग ये धीरे धीरे वापस आना शुरू करता है, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है वापस। तो एक काउंटर करंट इसलिए क्रिएट हुई, किसकी वजह से? ग्रेडियंट फ्लो। ग्रेडियंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी जो चेंज, ये जो स्लोप क्रिएट हुआ है, डिफरेंस क्रिएट जो हुआ है उसकी वजह से। और क्यों स्लो होती है? क्योंकि कोई इसको पुश तो कर नहीं रहा, बस स्लोप के अलोंग आ रही है, जितना स्टीप स्लोप होगा उसके हिसाब से तो चलेगी। फिर उसके बाद है लैंड ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और कॉरियलिस और विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये विंड्स होती हैं। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। उसके बाद आता है हाँ, ये वाली जनरलाइजेशन कि लो और मिड लैटीट्यूड में अगर हम किसी कोस्ट की ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो वहाँ हमेशा वार्म करंट होगी, और हाइयर लैटीट्यूड में कोल्ड होगी। ये मैंने बताया था, ये गर्म पानी है, ये गर्म पानी है, गर्म पानी है। लो लैटीट्यूड तक भी गर्म रहा, मिड में भी, फिर ये इधर चला गया, बट हाई लैटीट्यूड से ठंडा पानी आ रहा है। इसलिए लो और मिड में एक लैंड के, ये लैंड या ओशन के वेस्ट में, लैंड के ईस्ट में, तो लैंड के ईस्ट में लो और मिड लैटीट्यूड तक के एरिया में यहाँ पे गर्म पानी मिलेगा, हाई लैटीट्यूड में कोल्ड। जबकि यहाँ उल्टा होता है, हाई लैटीट्यूड में यहाँ पे वार्म मिलेगा और लो और मिड लैटीट्यूड में यहाँ पे कोल्ड मिलेगा। ठीक है, ये वार्म क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये वार्म करंट, ये रेड मार्क क्या दिखा रहा है कि वार्म करंट यहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ये जनरलाइजेशन होगी, कुछ भी आए कहाँ, वेस्ट में, ईस्ट में, ये ध्यान रखना लैंड का ले रहे हैं या ओशन का, क्योंकि अगर ओशन का ले रहे हैं तो ये वेस्ट पार्ट है, और इस लैंड का ले रहे हैं तो ये ईस्ट पार्ट है ना, ईस्ट पार्ट है, लेकिन ओशन का तो वेस्ट है। उसके बाद कोल्ड करंट में इसका अपोजिट होता है। उसके बाद है हाई लैटीट्यूड में क्या होता है, एक चीज़ होती है, ये तो सरफेस पे हो रही है, करंट्स तो सरफेस पे चल रही हैं, बट यहाँ पे जाके क्या होता है, ये जो पानी जाता है ना इधर जाके क्या होता है, इसको मिलती है ठंडक,
फिर ये जमना शुरू होता है। तो जब ये जमेगा ना, तो जमते वक्त एक चीज़ होती है, उसमें जितना भी सोल्ट होता है ना, वो उसको रिजेक्ट बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जितना भी वो सोल्ट जमते वक्त होगा वो सब निकाल देगा। तो सोल्ट के निकलते ही यहाँ का पानी भारी हो जाता है। और इमेजिन करो यहाँ का पानी नीचे नीचे धंसेगा, तो जब वो नीचे धंसेगा तो वो कहीं से निकलना शुरू करेगा, मतलब इसमें डीप ओशन करंट्स बनते हैं। मतलब वार्म करंट गई, कोल्ड टेम्परेचर में आ जमना शुरू करेगी, और जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ होती है, वो मतलब वाटर फ्रीज़ होगा तो वो अपने सोल्ट को रिजेक्ट करता है, बाहर फेंक देता है। तो जो सोल्ट बाहर फेंके उसकी वजह से यहाँ पे पानी डेंस हो जाता है और अंदर बैठ जाता है, और अंदर बैठेगा तो नीचे डीप सी करंट, डीप ओशन करंट चलेंगे। ये तो सिर्फ सरफेस के हैं, ये जो दिखा रखे हैं सरफेस पे ऐसे होता है, बट अंदर भी चल रहे होते हैं। ठीक है, डाउन वेलिंग हो जाएगी। हाँ, पानी के नीचे बैठने की प्रोसेस को डाउन वेलिंग, और ऊपर उठ रहा है तो अप वेलिंग। उसके बाद पाइलिंग हैपन ईस्टर्न मार्जिन, मैंने बता दिया। कॉन्टिनेंट क्या है, ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे यहाँ पाइलिंग हो रही है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल ओशन वाले रीजन में, हाई लैटिट्यूड्स में नहीं, ट्रॉपिकल इधर वाले एरिया में। और अपवेलिंग कहाँ हो रही है इसके? लैंड के वेस्टर्न साइड पे। उसके बाद क्या है? सरागासो सी। देखो क्या होता है, जो एक गायरे क्रिएट हुआ है, जो ये ऐसे सर्कुलेशन करके ये जो बीच का एक वाटर बॉडी क्रिएट हुई है यहाँ पे ना, सिर्फ अटलांटिक ओशन में इतनी फेवरेबल कंडीशन हो जाती है कि सारोगेसो नाम की एक सीवीड जो है वो बहुत ग्रो कर जाती है। ठीक है, सिर्फ किसमें? ये अगर अटलांटिक ओशन है तो अटलांटिक के नदर्न पार्ट में, तो जो नदर्न पार्ट होता है ना, वहाँ पे एक सी क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि इसमें एक सीवीड जो है सारोगेसो नाम की एक समुद्री घास सी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन पैसिफिक ओशन में नहीं होता और किसी ओशन में नहीं होता, तो उसको सारोगेसो सी होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सारागासो सी कहाँ क्रिएट होता है। ठीक है, कुछ नहीं है, जो ये क्लॉकवाइज जो गायरे क्रिएट हुआ ना, ये जो पानी वाटर बॉडी क्रिएट हुई है, इस वाटर बॉडी में एक घास उग जाती है, मतलब घास नहीं, सीवीड उग जाते हैं सारागासो नाम की। इसीलिए इस वाले पूरे एरिया को हम सारागासो सी बोल देते हैं। किसमें? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और क्यों होती है अटलांटिक ओशन में? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, बाकी ओशंस में नहीं होते। ये हो गया। उसके बाद आते हैं, ये थी इसकी जनरल सर्कुलेशन, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद पैसिफिक ओशन है तो क्या करना है? बस इधर अगर सपोज ये जनरल बातें थी, ठीक है। अब बस ओशन अगर हम करें, जैसे इसको मान लेंगे यूरोप, इसको अफ्रीका, इसको नॉर्थ अमेरिका, इसको साउथ अमेरिका, ये अंटार्कटिका मान लो, तो ये नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट होगी, ये गल्फ स्ट्रीम होगी, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगी, और ये कौन सी आती है इधर, क्या है ये? यूरोप है ना, हाँ, इधर कैनारी करंट होगी, इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी, इधर ब्राज़ीलियन करंट होगी, इधर बेंगवाला करंट होगी। ठीक है, सिस्टम वही है, नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरल सब में यही रहेगा, यही कॉन्सेप्ट रहेंगे, किधर गर्म होगा, किधर ठंडा होगा, किधर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन क्लाइमेट। ठीक है, सबसे पहले तो होता है चलती क्यों। तो सबसे पहले इनका काम होता है हीट बजट और हीट बैलेंस बनाने में। इसमें क्या होता है, ये मैंने डायग्राम बना दिया बहुत अच्छा सा। इसमें क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, 38 डिग्री या फिर कह लो 40 डिग्री नॉर्थ, और 38 डिग्री 40 डिग्री नॉर्थ साउथ। इधर क्या होता है, खूब सनलाइट आती है, मतलब अच्छी रोशनी होती है, तो यहाँ तक का मैक्सिमम रीजन होता है, यहाँ पे हीट एक्सेस हो जाती है। और इससे ऊपर सनलाइट इतनी जाती नहीं, स्लांट होती है, हल्की होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट डेफिसिट हो जाता है। अब अर्थ को तो इम्बैलेंस पसंद नहीं है, जो भी मूवमेंट होती है वो इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। तो यहाँ पे एक्सेस, यहाँ है डेफिसिट, इनको भरेगा कौन? इनको भरता है, इनको बैलेंस किया जाता है बाय एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी विंड, और बाय हाइड्रोस्फेरिक सर्कुलेशन ओशन करंट्स, यानी यहाँ का गर्म पानी इधर जाएगा, इधर का ठंडा इधर आ जाएगा, यहाँ की गर्म हवाएं इधर जाएंगी, यहाँ की ठंडी हवाएं इधर आ जाएंगी, ऐसे बैलेंस बनता है। और विंड है क्या? विंड बैलेंस ही तो बनाती है। इधर हाई प्रेशर हो गया, इधर लो प्रेशर हो गया, तो विंड क्या है, हाई टू लो जाना है। क्यों? ताकि बैलेंस बन जाए, इधर हाई ना रहे, इधर लो ना रहे। हर मूवमेंट किस वजह से होता है, अगर पहाड़ ऐसे है तो मूवमेंट क्या होगी, ऐसे होगी। क्यों? क्योंकि हाई है, इधर लो है, बैलेंस बनाना है, तो ऐसे जो अगर बैलेंस बनाना है तो इधर से आना पड़ेगा, एक दिन बैलेंस बन जाएगा। तो हर चीज़ ये बैलेंस बनाने के लिए ही होती है।
और हमारा अगर जो हीट डेफिसिट, जो हीट बैलेंस है, उसमें बैलेंस बनाने के लिए विंड काम करती है, और दूसरा है ओशन करंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है, इस इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट पे, कि हीट बजट और हीट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काम करती है दिन रात। ठीक है, और ये कन्वेयर बेल्ट की तरह होती है, मतलब इधर चला पानी, इधर चला, फिर इधर भारी हो गया, इधर डूब गया अंदर इनसाइड, फिर इधर चला, इधर चला, तो एक कन्वेयर बेल्ट की तरह होती है ये। ठीक है, जो गर्म पानी को ठंडे इलाकों में, ठंडे को गर्म में ऐसे चलाती रहती है, हीट बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। और ये ना हो तो बैलेंस ही नहीं होंगी चीज़ें। यहाँ गर्म है तो गर्म होता ही रहेगा, वो होता ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, चीज़ें काम नहीं आएंगी। ठीक है, फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये क्या होती है, गर्म होती है, इसी की वजह से तो जो, एक सेकेंड एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यह है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में ये क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक, ये रेड साइन से दिखा रखा है, मतलब अभी भी गर्म है। और ये क्या है, ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसमें ब्रिटेन और ये ग्रेट ब्रिटेन ये सब आते हैं। ये क्या होता है, इधर ये गर्म पानी जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जमती नहीं है पानी, बर्फ़ नहीं जमती। और ये क्या करते हैं, अपने शिप्स को फिर, ये आइलैंड है और ये जमता नहीं है, ये 12 के 12 महीने बिना बर्फ़ के आइस फ्री रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये कभी भी अपना शिप लेके निकल लेते हैं। ठीक है, जबकि सेम लैटीट्यूड पे अगर तुम जाओ, सेम लैटीट्यूड पे इधर क्या है, इधर ठंड है, इधर जमा रहता है, इधर जो लॉरेंस रिवर भी आते हैं वो भी जम जाती है। ठीक है, तो ये सब किसका कमाल है कि इतने हाई लैटीट्यूड्स में भी होके, हाई लैटीट्यूड्स में भी टेम्परेचर मेंटेन रहे, एक्सट्रीम पे ना जाए, वो पॉसिबल किसकी वजह से। और ये बहुत बेसिक एग्जांपल है कि जो यूके है वो इतने हाई लैटीट्यूड्स में होके भी आइस फ्री रहता है, कैसे रह पाता है, तो वो बिकॉज ऑफ दीज वार्म करंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऐसे ही क्यूरोशियो करंट होती है। क्यूरोशियो करंट यहाँ देखो, यहाँ होती है, ये ना पैसिफिक ओशन, तो यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक, इधर ये क्यूरोशियो होती है, क्यूरोशियो, और ऊपर से आइए ओयोशियो। ठीक है, तो क्यूरोशियो गर्म है तो आसपास के एरिया को गर्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर आता है एल नीनो। एल नीनो, देखो एल नीनो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। किस में है, उधर उधर ही बना देता हूँ। एल नीनो में क्या होता है, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जनरली क्या होता है, ट्रेड विंड्स ऐसे जा रही हैं तो हमारी करंट्स ऐसे चलते हैं। ऑब्वियसली ऐसे ही चलेंगे, इधर से उधर से इधर से ऐसे चलेंगे। बट ये एशिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका। बट क्या होता है, एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, देखो जब ये ट्रेड विंड्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो बहुत गर्म पानी इधर पहुंचा देते हैं, इधर सब गर्म हो गया। ठीक है, इधर सारा फोर्सफुली ये क्या करते हैं, इधर गर्म पानी पहुंचा देते हैं। ट्रेड विंड्स की 3 कंडीशन होती हैं, ट्रेड विंड्स की 3 कंडीशन होती हैं। पहली, नॉर्मल चले, नॉर्मल स्पीड से, ठीक है, नॉर्मल करंट्स चले, बट कई बार ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तब ये सारा गर्म पानी इधर बहुत सारा गर्म पानी इकट्ठा कर देते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम ला नीना। ये जो करंट चली इसको ला नीना कहेंगे और इस फिनोमिना को ला नीना कहेंगे। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, फॉर अननोन रीज़न, इनका रीज़न नहीं पता है क्यों होती है, बट ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कई बार ये ट्रेड विंड्स इतनी पावरफुल नहीं होती और ये इस पानी को पुश नहीं कर पाती, इस पानी को पुश नहीं कर पाती। और जो इतना पानी इधर है, क्योंकि एक गिलास पानी तो नहीं है, पैसिफिक ओशन है, हाफ ऑफ अर्थ को कवर करता है, तो
इतना पानी अगर कभी इधर इकट्ठा होगा तो वो भी कभी तो ज़िंदगी में तो वापस आएगा। तो अब वो क्या होता है, क्योंकि ये वीक पड़ गई, अब जो ट्रेड विंड्स इनको चला रही थी ना, ऐसे विंड्स लेके जा रही थी, वो वीक हो गई। अब ये पानी वापस आना शुरू करता है, वापस आना शुरू करता है। जनरली वार्म करंट इधर जा रही थी, यहाँ के पानी को गर्म कर रही थी, बट अब ये सारा गर्म पानी इधर आना शुरू हो जाता है क्योंकि ये ट्रेड विंड्स वीक हो गई और उल्टा चलने लगता है, सारा गर्म पानी इधर आ जाता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को कहते हैं एल नीनो। एल नीनो, ठीक है, समझ आया? दोबारा समझते हैं। ये है हमारे साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है एशिया। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स करंट्स चला देती हैं, चलो भाई ऐसे चलो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब ये बहुत पावरफुल हो जाती है, तब ये बहुत सारा पानी इधर पाइल कर देते हैं गर्म, ठीक है, उस कंडीशन को ला नीना बोलते हैं। बट जब ये ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती है, ये इतनी वीक होती हैं, धक्का नहीं मार पाती पानी को, तो जो पानी इधर इकट्ठा हुआ वो अब वापस आना शुरू कर देता है और ये है तो गर्म, इस कंडीशन को बोलते हैं एल नीनो। अगर ये गर्म पानी इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचता है, ठंडा पानी, और ठंडा पानी अगर यहाँ बचेगा तो यहाँ पे क्या है हमारा इंडिया, इधर क्या है, इंडिया भी तो है। तो अगर यहाँ अगर ठंडा पानी होगा तो ठंडे पानी में तो इवेपोरेशन नहीं होती, और मानसून सीज़न अगर हमारा आया तो उसको तो मॉइस्चर चाहिए, तो वो जब इधर से आएगा तो उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी है। इसीलिए बोलते हैं, बस ये याद रख लेना कि एल नीनो जो होती है वो अच्छी नहीं होती है मानसून के लिए। एल नीनो मानसून को के लिए अच्छी नहीं होती है। हाँ, और भी कंडीशंस होते हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर भी बच जाएगा, अदरवाइज़ एल नीनो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है इंडिया के लिए। ये सूखा ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ठंड कर दी और जब मानसून विंड्स आएंगी तो उनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। जबकि ला नीना कंडीशन में इधर गर्म पानी तो भेज रही थी वो कंडीशन अच्छी होती है। नहीं समझ आए तो मैं दोबारा बता दूँगी, पूछ लेना, ठीक है। तो एल नीनो कंडीशन में सिंपली क्या हो जाता है, क्लाइमेट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, रीजनल ओशन करंट्स ये सब चेंज हो जाते हैं, काफ़ी चेंज होता है। और स्पेशली अब ये भी तो सोचो ना, पेरू है, ठीक है, इधर हमेशा क्या हो रहा था, गर्म पानी दूर जा रहा था और यहाँ पे कौन अपवेलिंग के थ्रू यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा था, और ठंडा पानी हर बार यहाँ के ठंड कर रहा था। इवेपोरेशन नहीं होगी तो कंडेंसेशन नहीं होगी, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती थी। बट जब एल नीनो आता है तो यहाँ गर्म पानी आ जाता है, और उस टाइम पे एल नीनो टाइम इनके लिए अच्छा होता है, साउथ अमेरिका वालों के लिए, नॉर्थ अमेरिका वालों के लिए, क्योंकि यहाँ बारिश हो जाती है अच्छी से, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे कि क्यों होती है। ये रहा प्रेसिपिटेशन आ ही गया। खुद ही सोच लो, किसी एरिया में अगर वार्म करंट जा रही है तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ा देगी, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, और इवेपोरेशन होगा तभी तो कंडेंसेशन होगी, तभी तो क्लाउड्स बनेंगे, तभी तो बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। और कोल्ड करंट इवेपोरेशन नहीं होने देती, इवेपोरेशन नहीं होती तो कंडेंसेशन नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं बनेगी, बारिश नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनको बनने की कंडीशन क्या होती है कि सी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 26, 27, इतना हाई होना चाहिए। वार्म करंट है तो वो इतना हाई कर देगी, कोल्ड करंट नहीं करेगी, तो कोल्ड करंट होगी जहाँ वहाँ साइक्लोन्स नहीं बनेंगे, जहाँ वार्म करंट होगी वहाँ साइक्लोन बनने के चांसेस होंगे। टेम्परेचर पे कैसे इंपैक्ट करती है, वार्म करंट टेम्परेचर बढ़ा देगी, कोल्ड करंट टेम्परेचर घटा देगी। डिजर्ट फॉर्मेशन, ये वही है प्रेसिपिटेशन के हेलो। इसमें क्या होता है, जहाँ पे कोल्ड करंट जाएगी, कोल्ड करंट इवेपोरेशन नहीं होने देगी, इवेपोरेशन नहीं हो तो बादल नहीं बनेंगे, बारिश नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिज़र्ट बन जाएगा, सूखा पड़ेगा। और वार्म करंट है तो क्या होगी, इवेपोरेशन बढ़ा देगी और उसकी वजह से कंडेंसेशन होगी, फिर बादल बनेंगे, बारिश होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया है, इसमें डायग्राम में कोई भी दिखा सकते हैं बच्चे। इस नॉर्थ अमेरिका का मैप बना के दिखा दिया कि यहाँ से कैलिफोर्निया करंट आ रही है, ठंडी है इसलिए यहाँ पे कैलिफोर्नियन डेजर्ट बनता है, और कैलिफोर्नियन डेजर्ट ब्रॉडली बोलते हैं, बट उसमें मोहावे, सोनारेन ऐसे करके डेजर्ट आते हैं। पेरुवियन करंट, पेरू के पास, ये पेरू है, पेरू के पास क्या है, पेरुवियन करंट चल रही है, ये भी ठंडी है तो यहाँ पे भी अटाकामा डेजर्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद
यहाँ से क्या है, बेंगुएला करंट आ रही है, और जब बेंगुएला करंट आएगी तो यहाँ पे कालाहारी, नाभिक, ये डिजर्ट बन जाएंगे। ऐसे ही इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये भी कोल्ड है, इसी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट है ये भी डिजर्ट है। क्यों डिजर्ट है, अब समझ आया, कोल्ड करंट्स की वजह से, इन कोल्ड करंट्स की वजह से इनके वेस्टर्न पार्ट पे है, ठीक है। इसको वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट बोलते हैं। इसमें बहुत सारे आते हैं, विक्टोरिया डिजर्ट, गिब्सन, सिम्सन, ये सारे, ठीक है। तो समझिए इधर कैनारी करंट है, कैनारी करंट है तो इधर सहारा डिजर्ट हो गया, ठीक है। ये सब आगे डिजर्ट फॉर्मेशन। इसमें से कोई भी जैसे कोई भी एग्जांपल बना के कि ये साउथ अमेरिका, इधर से पेरुवियन करंट आती है, इधर अटाकामा डिजर्ट हो गया। या फिर इनको अगर इनका दिखाना है, ये पूरा कैलिफोर्नियन डिजर्ट, यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट, ठीक है। ऐसे एक दो दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। इकोनॉमी पे क्या डालते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होते हैं। इकोनॉमी में ना तीनों सोच लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी में एग्रीकल्चर आ गई। एग्रीकल्चर क्या होती है, ऑब्वियसली अगर ओशन करंट्स हमारी रेन को डिटरमाइन करेगी, क्लाइमेट को डिटरमाइन करेगी, तो क्रॉप कौन सी क्रॉप उगेगी, बारिश होगी या नहीं होगी, ग्रोइंग सीजन कितना बड़ा होगा, उस हिसाब से डिसाइड करा जाएगा। तो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करा तो इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये एल नीनो और ला नीना का बता रखा है, मैंने बता दिया ऊपर, ठीक है। कुछ नहीं होता है, मैं दोबारा बता दूँगी अगर नहीं समझ आया तो अच्छे से, ठीक है। तो एल नीना ला नीना यही तो करती हैं। जब एल नीना आती है तो ये वाले खुश हो जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले, क्योंकि इनके यहाँ बारिश हो जाती है, ठीक है। बट यही होती है कि अगर एल नीना ला नीना आया तो इंडिया में फ्लड भी आ सकता है, मॉनसून बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे इस बार लगातार 3 साल तक जो है ला नीना रहा है मॉनसून टाइम पे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रेन हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, तो वही है कि ये आते हैं तब बारिश, ये फ्लड ले आता है, ये ड्रॉट ले आता है। तो अगर फ्लड या ड्रॉट आएगी तो क्या होता है, ऑब्वियसली ये सिर्फ यही रीज़न नहीं है तो मानसून को इफेक्ट करने वाले, इसीलिए कंट्रोल भी हो जाते हैं। जैसे ला नीना के साथ अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो नॉर्मल रेन हो जाएगी, ठीक है। एक ना इंडियन ओशन में भी एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, डायोपोल, ठीक है, और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इंडिया के लिए पॉजिटिव होता है, रेन अच्छी कराता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है और एल नीनो है तो बच जाएंगे, अदरवाइज़ एल नीनो तो सूखा लाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ख़राब हो जाएगी, तो करंट्स का ही तो है। उसके बाद आता है फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री में क्या करेंगे, देखो फिशिंग इंडस्ट्री कहाँ होती है, जहाँ पे अपवेलिंग जोन हो और जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिले। अब देखते हैं अपवेलिंग जोन क्या है। ये क्या है, गल्फ स्ट्रीम मिली, और ऊपर से लेब्राडोर, ये ठंडी है ये गर्म है, दोनों मिले, यहाँ पे बढ़िया फिशिंग जोन है, बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्रीज़ आ गई। उसके बाद यहाँ से हमने देखा था पैसिफिक ओशन में क्यूरोशियो है, ऊपर से ओयोशियो है, दोनों मिली, गर्म और ठंडी। यहाँ पे क्या बन गया, फिशिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे भी फिशिंग इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है, अपवेलिंग होनी चाहिए। अपवेलिंग हमने देखा था कहाँ होती है, पानी इधर से चला गया, धक्का मार के भेज दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, ठंडा पानी निकल के आएगा, तो इधर भी फिशिंग इंडस्ट्री आएंगी, पानी नीचे से आता। देखो अपवेलिंग में क्या होता है, जैसे पानी था, ठीक है, अब ये पानी इधर चला गया, ये यहाँ से डाउन वेलिंग हो रही है, इधर अप वेलिंग हो रही है। तो जो नीचे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो काफ़ी रिवर्स ने जितने भी सेडिमेंट से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो नीचे तली में बैठ गई है, वो ये पानी अपने साथ ले आते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, जो फ़िश के लिए अच्छा होता है। टेम्परेचर भी ज़्यादा हाई वाई नहीं होता, तो यहाँ पे अच्छा जोन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो अप वेलिंग जोन बने हैं, इधर वाटर इधर जाएगा तो नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये भी अपवेलिंग जोन बनेंगे, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे दिया, क्यूरोशियो और योशियो मिलती हैं, तो ये मैंने शेड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एनर्जी फ्रॉम ओशन करंट्स। ऑब्वियसली कोई चीज़ मूव कर रही है, मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टर्बाइंस को घुमाना होता है, ठीक है। जितनी स्पीड से घूमेंगी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मूव करने के लिए क्या होता है,
अगर पहाड़ पे से पानी गिर रहा है तो उसके नीचे टरबाइन लगा दो, वो उस टरबाइन को घुमा देगा। अब ओशन करंट्स चल रहे हैं, वो भी तो कितनी स्पीड से चलते हैं, तो वो भी उस टरबाइन को घुमा देंगे और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एनर्जी भी हम इससे बना सकते हैं ओशन करंट से। बस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ये वहाँ के जो लोकल मैराइन इकोसिस्टम है उसको ना इफ़ेक्ट करे, ठीक है। जैसे विंड मिल्स होते हैं ना, ऑफ शोर होते हैं, जो धरती पे बनाते हैं, देखा होगा तुमने, ऐसे करके, यूं करके, ऐसे डंडे से गाड़ के हवा चलती है, इनको घुमाती है, जितनी स्पीड से घूमते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे ही ऑन शोर भी होते हैं, ये ओशंस में भी लगाए जाते हैं, या फिर ओशन करंट से भी जनरेट करने के लिए वहाँ पे टरबाइंस लगाए जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि वहाँ के कोई मछली वछली फंस जाए, कुछ हो जाए उनको, तो वो दिक्कत रहती है। उसके बाद आता है पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी। वार्म करंट जो होती है वो क्या होती है, बर्फ़ नहीं जमने देती। हमने एग्जांपल किया था अभी, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये ग्रेट ब्रिटेन ही क्यों इतना छा गया, कहाँ है, सपोज इधर ये रहा, ये क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ से आ रही है वार्म करंट, वार्म करंट, वार्म करंट। तो यहाँ पे बर्फ़ जमनी चाहिए क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स में, बट यहाँ जम नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये वार्म करंट्स उसको जमने नहीं देती, इसी वजह से पोर्ट अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल इनका दे रखा है। उसके बाद बाकी इसमें क्या है, शिपिंग इंडस्ट्रीज़ उसके आसपास होंगी, ठीक है। ओबियसली तुम दिल्ली में तो शिप्स नहीं बनाओगे ना, जितनी भी शिपिंग होती है कोस्टल एरियाज़ में ही तो होती है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है। और ये भी अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करती होंगी। फिर उसके बाद आता है फ़िशिंग वगैरह के लिए लोगों को जाना है, रिक्रिएशनल नेविगेशन फॉर बोट्स, ठीक है, मतलब घूमने फिरने, मस्ती मजाक, इंजॉय करने के लिए भी, घूमने के लिए भी, बोट्स वगैरह किस डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है, वो सब करने के लिए। ऑब्वियसली तुम उसी के तो लॉन्ग चलोगे ओशन करंट से, ठीक है। हो गया, इतना ही था।